इतनी तहजीब नहीं थी, तमीज़ नहीं थी कि मैं लोगों से कैसे बात करूं। कॉलेज से निकल के सीधा आया और यहाँ लोगों के बीच में अनेक शादियों से आप हमारे चरित्र पर अगर आप सोच रहे हो तो मैं आपसे बताऊं, पहली शादी हमारी हुई थी सन 70 में। माइक पे आप कुछ बात कहते हैं, अगर आप उसका पालन नहीं करते हैं तो फिर आपकी बात का कोई मतलब नहीं है। और पत्रकारिता व्यवसाय नहीं है, पत्रकारिता मिशन है, पत्रकारिता ऑनररी मजिस्ट्रेट है। पत्रकारिता वो है जो सब पर भारी पड़ती है अगर आप ईमानदारी से पत्रकारिता लेते हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये हम देश को क्या दे रहे हैं। ना इज्जत की चिंता, ना फिक्र कोई अपमान की। जय बोलो बेईमान। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक लाइव। आपको पता है कि मैं बाबा नीब करोरी की कथाएं सुनाता हूं और जिस चैनल पर दस्तक मीडिया पर 1,50,000 से ज्यादा का परिवार। मित्रों नमस्कार, दस्तक लाइव के कार्यक्रम आज और कल के तहत हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जो अपने क्षेत्र के महारथी रहे हैं। राम राम साहब। राम राम साहब। मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को अपना शुभ नाम बता दें। रमेश गुप्ता, मूल निवासी सकरावा, जनपद कन्नौज। 1975 में बेवर में और यहाँ पर इरिगेशन डिपार्टमेंट सिंचाई विभाग में मैंने ठेकेदारी से अपना कार्य प्रारंभ किया। और आज यहाँ पर जो हमें स्नेह, प्यार, सम्मान नगरवासियों ने, क्षेत्रवासियों ने दिया, उसके लिए पहले तो मैं उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को उन्होंने ऊंचाइयों पर पहुँचाने का काम उन्होंने किया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो मैं इस स्थान पर पहुँचा हूँ। सकरावा से जब आप बेवर आए तब आपकी उम्र क्या थी? सकरावा से जब यहाँ आए तो 2830 के लगभग हमारी उम्र थी। दाढ़ी मूछ रेख हमारे निकल रही थी। और अगर मैं ये कहूँ कि मुझे इतनी तहजीब नहीं थी, तमीज़ नहीं थी कि मैं लोगों से कैसे बात करूँ। कॉलेज से निकल के सीधा आया और यहाँ लोगों के बीच में रहा, लेकिन धीरे धीरे लोगों से संपर्क हुआ और आज जो भी है वो लोगों ने पहचान हमें दी है और मुझे बड़ा गर्व है कि मैं बेवर का निवासी बन गया हूँ। आपने बताया जैसे नहर विभाग में आप काम करते थे, तो क्या काम करते थे आप? ठेकेदारी। आपको लोग रमेश चंद्र गुप्ता पत्रकार, जो एक शब्द है पत्रकार, उसके रूप में जानते हैं। आप नहर विभाग में जब काम कर रहे होंगे तो वो समय रहा होगा, लेकिन आज की तारीख में आपको पत्रकार के रूप में जाना जाता है। तो आपने कब पत्रकारिता शुरू की? मैं पहले जिला कांग्रेस कमेटी फर्रुखाबाद का महासचिव था। आदरणीय महरम सिंह साहब जिलाध्यक्ष थे। तो मैं अपना बयान दिया करता था आज कानपुर में। आज कानपुर के ब्यूरो चीफ थे फर्रुखाबाद के यदुरंदन लाल गोस्वामी, बहुत ही डेड ऑनेस्ट व्यक्ति थे। तो जो मैं बयान लिख के देता था तो उन्होंने हमसे कहा कि गुप्ता जी आप बहुत अच्छा लिखते हैं, बेवर से हमारा कोई संवाददाता नहीं, आप बेवर में आज अखबार के संवाददाता बन जाएं। मैंने कहा सर, संवाददाताओं की और अखबार वालों की रेपुटेशन बड़ी ख़राब है, दलाल किस्म के होते हैं और अच्छी दृष्टि लोग नहीं देखते हैं। उन्होंने एक लाइन हमको दी, उन्होंने कहा देखिए कोई काम अच्छा नहीं है, फिर सारे काम अच्छे हैं। आप जिस पथ पे चलेंगे, अगर आप सही रास्ते चलेंगे तो आपको कोई डिगा नहीं सकता, और जब आपको डिगा नहीं सकता तो आपके आदर्श, आपके उसूल आपको ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। अगर पत्रकारिता के क्षेत्र में आप ईमानदारी से कार्य करेंगे, अच्छी खबर लिखेंगे, कोई खबर बना के नहीं लिखेंगे, किसी से द्वेष भावना के साथ आप समाचार नहीं लिखेंगे, तो आपका एक अलग से मान होगा। आपके समाचार पर, आपकी खबर पर वो विश्वास करेंगे। और इस प्रकार से वो हमारे पत्रकारिता क्षेत्र के प्रथम और अंतिम गुरु थे। ये किस वर्ष की बात थी दादा? वर्ष 1980 में। 1980 का मतलब ये है कि 45 साल पूरे हो गए हैं। मैं बधाई देता हूं आपको 45 साल की पत्रकारिता के लिए। फिर ये दौर कैसे और आगे कहाँ तक ले गया आपको? अमर उजाला और जागरण दोनों में प्रतिस्पर्धा थी और अमर उजाला का क्रेज था। अमर उजाला आगरा वाला फर्रुखाबाद जाया करता था। मैं जीटी रोड पर रहता था, तो मैंने एक दिन उसकी गाड़ी को रोका और मैंने कहा भाई ये कहाँ जाते हो? कि साहब हम अखबार लेके जाते हैं फर्रुखाबाद। तो हमने कहा यहाँ आपका कोई संवाददाता है कि नहीं? बहरहाल मुझे वहाँ सीपी गोयल साहब थे जिला प्रतिनिधि, उन्होंने हमको यहाँ बेवर से अमर उजाला का संवाददाता बनाया और करीब 35 वर्ष से ज़्यादा मैं अमर उजाला में रहा हूँ। पूरे ज़िले में सबसे ज़्यादा पारी आदरणीय सीपी गोयल साहब ने खेली और उसके बाद नंबर 2 पे मैं 35 साल तक मैंने अमर उजाला में काम किया। उसके बाद कल्पतरू निकला तो कल्पतरू में 3-4 वर्ष मैंने काम किया और इस प्रकार से हमारा रुझान व्यवसाय में कम, पत्रकारिता क्षेत्र में ज़्यादा रहा। और
मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारे लिखे हुए समाचारों पर लोगों ने पूर्णतः विश्वास किया। किसी द्वेष भावना से हमने आज तक पत्रकारिता नहीं की। किसी आदमी ने अगर हमारा असम्मान किया तो भी हमने उसके खिलाफ नहीं लिखा। लेकिन अगर किसी आदमी ने गलत काम किया, अगर वो गलत रास्ते पे है, तो उसके खिलाफ कलम चलाने में मुझे कभी सोचना नहीं पड़ा। वो चाहे कितनी बड़ी ताकत वाले लोग रहे हों, चाहे मेरे अपने लोग रहे हों। इसलिए ये हम नहीं कहते हैं, ये लोग कहते हैं के कि जब बात आती कि चेयरमैन तो रविंद्र गुप्ता और पत्रकार तो रमेश गुप्ता। रमेश गुप्ता को भी आगे बढ़ाने में आप सबका ही हाथ है। 45 साल की पत्रकारिता के अंतर्गत जहां आपने पत्रकारिता की है, बहुत ही संवेदनशील स्थान है और अपराध के बड़े नामचीन नाम आए हैं बेवर क्षेत्र में, तो कभी कोई ऐसी धमकी नहीं मिली और कभी आपको ये नहीं लगा कि पत्रकारिता करते हुए मैं ये काम बहुत खतरे वाला है? लोग हमसे ये कहते थे कि आप वैश्य वर्ग से आते हैं, लेकिन जितनी हिम्मत से, जितनी ताकत से, जितनी ईमानदारी से आप कलम चलाते हैं और बड़े बड़े अपराधियों के खिलाफ लिखते हैं, इससे तो ये लगता है कि आपको क्षत्रिय होना चाहिए। और किसी प्रकार की धमकी हमें, आपने जो कहा, एशिया के माने हुए, उत्तर प्रदेश के माने हुए यहाँ अपराधी लोग रहे हैं, उन्होंने भी सम्मान किया है। इस सर्कल में वो लोग हैं जो सम्मानित हैं, ईमानदार हैं, किसी प्रकार का व्यसन नहीं करते हैं, अच्छे लोग हैं। हमारे सर्कल में तब भी वही थे और आज भी वही हैं। मैं किसी से नफरत नहीं करता हूँ, लेकिन मोहब्बत में उन्हीं से करता हूँ जो समाज के अच्छे वर्ग के लोग हैं। अच्छा, क्या मिलता था आपको पत्रकारिता के उस दौर में? आज में क्या पारिश्रमिक मिला और फिर अमर उजाला में क्या मिला? आज़ादी जब मिली, इससे पहले जो मजिस्ट्रेट हुआ करते थे उसमें एक ऑनरेरी मजिस्ट्रेट हुआ करता था। और मैंने देखा है कि जब शिवराम में डिग्री कॉलेज में पढ़ता था तो शंकर लाल निकलते थे अपने घर से। जब घर में होते थे तो किसी के चाचा, ताऊ, भाई, बेटे होते थे, लेकिन जिस वक्त वो अपने घर से निकलकर बाजार में जाते थे या कोर्ट जाते थे तो रास्ते में लोग उनको नमस्ते करते थे। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वो पद होता था ऑनरेरी मजिस्ट्रेट। उनकी कोई तनख्वाह नहीं होती थी, लेकिन निर्णय उनका अपने पेशे के खिलाफ कभी कोई अपने बच्चे, परिवार, रिश्तेदार किसी को नहीं मानते थे। ईमानदारी, और चूंकि वो न्यायाधीश थे, उसमें ईश भी आता है, भगवान भी आता है, तो इसका उन्होंने पालन हमेशा किया। शंकर लाल जी ने, हमारे गुरु जो थे, उन्होंने एक लाइन हमको दी थी कि रमेश, जिंदगी में ये ध्यान रखना, कोई व्यापार खराब नहीं है, कोई मिशन खराब नहीं है, आदमी मिशन खराब करता है। अगर पत्रकारिता के क्षेत्र में आप अच्छे समाचार लिखेंगे जिससे समाज का कल्याण हो, सामाजिक बुराइयां उनके खिलाफ आप लिखेंगे तो सामाजिक बुराइयों का अंत होगा। जो गलत काम हो रहे हैं उनके खिलाफ आप आवाज़ लगाएंगे, हो सकता है आपको धमकियां मिलें, लेकिन आप यकीन माने, निश्चिंत रहें, कोई अपराधी इतना बड़ा नहीं होता जो सच का सामना कर सके। और पत्रकारिता एक बहुत बड़ा मिशन है। आज़ादी की लड़ाई में लोगों ने पत्रकारिता की, अटल बिहारी वाजपेयी ने पत्रकारिता की, तमाम ऐसे राजनेता थे जिन्होंने पत्रकारिता की, लेकिन पत्रकारिता को केवल जरिया मास न बनाएं। एक सवाल किया कि जब आप पत्रकारिता क्षेत्र में आए तो आपको क्या मिलता था? केवल सम्मान। मैं जब थाने में जाता था, जो जीडी है, जो रोज नामचा है, FIR जिल्द है, उठा के अधिकारपूर्वक मैं देखता था, ये मुझे अधिकार मिला हुआ था। और वहाँ का स्टेशन अफसर जब मैं जाता उठ के नमस्कार करता था, इसलिए कि मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ और वो भी स्वच्छ पत्रकारिता कर रहा हूँ। कितना समय आपका लगता था, जैसे खबरों की जो आपको संकलन करना होता है, और उस समय वो दौर था, आज तो कंप्यूटर का दौर है, लेकिन वो दौर था कि आप समाचार लिखें, लिफाफा बनाएं और फिर उनको भेजें, कितनी परेशानी होती थी, क्या होता था उस समय? देखिए, ऐसा है कि ये कहा गया कि आदमी परिस्थितियों का गुलाम होता है। हम थाने में जाते थे, जीडी पे देखा क्या है उसे नोट किया, और कागज़ और लिफाफा हमको प्रेस से मिलता था, उसके लिखा, और लिखने के बाद बस अड्डे पर जाके बस वाले को निवेदन करते थे कि ये आप जाके मैनपुरी रोडवेज के ठीक सामने एक लेटर बॉक्स लगा होगा अमर उजाला का, उसमें आप डाल देना। बड़ी दिक्कतें आती थी। फ़ोटो लेते थे, उस फोटो को जो प्रकाशन होता था उस फोटो का हमको 20 रुपया मिलता था। अगर फ़ोटो आपने दिया तो भी हमको 20 रुपये मिलेगा। जबकि कुछ लोग इसमें ये करते थे कि फ़ोटो जिसने छपाना है उसने दिया तो उसे ये कहते इस फोटो का 20 रुपये आप मुझे एक्स्ट्रा दीजिए, जबकि प्रेस इसका पैसा देता, आज भी देता है। तो इस प्रकार से लोगों के अलग अलग मापदंड रहे हैं। मैं किसी पर आरोप लगा रहा हूँ कि भगवान राम के ज़माने में भी डिवीज़न था, एक तरफ राम थे तो एक तरफ राक्षस थे, एक तरफ धर्म था,
एक तरफ अधर्म था, एक तरफ नीति थी, एक तरफ अनीति थी। और आप देखें कि जो न्यायालय हैं, बड़े बड़े अधिकारियों के कार्यालय हैं, उसमें आपने देखा होगा एक लिखा होता है स्लोगन कि हम उनका सम्मान करते हैं जो कानून का सम्मान करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि लेखनी, चाहे पत्रकार हों, चाहे उपन्यासकार हों, चाहे साहित्यकार हों, चाहे कवि हों, जो कहें उस पर चलें। अगर आप कहते हैं उस पर चलते नहीं तो फिर ये आपकी कथनी करने का कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और जब माइक पे आप कुछ बात कहते हैं, अगर आप उसका पालन नहीं करते हैं तो फिर आपकी बात का कोई मतलब नहीं है। और पत्रकारिता व्यवसाय नहीं है, पत्रकारिता मिशन है, पत्रकारिता ऑनररी मजिस्ट्रेट है। पत्रकारिता वो है जो सब पर भारी पड़ती है अगर आप ईमानदारी से पत्रकारिता करते हैं। पत्रकारिता एक तरफ व्यक्ति का समय लेती है, धर्म लेती है, और आपने जैसा बताया कि मिशन है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज मिशन, सेवा और व्यवसाय दोनों रूप हैं। ऐसे में आपने अपने घर गृहस्थी का कैसे खर्च चलाया? बहुत बढ़िया सवाल आपने किया। अभाव एक ऐसा शब्द है कि इसकी जितनी व्याख्या की जाए बहुत बड़ी है। मैंने जिंदगी अभाव में काटी और आज भी काट रहा हूँ। मैं किराए पर रह रहा हूँ। लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि जो आदमी 35-40 साल अमर उजाला में रहा हो और वो किराए पर रह रहा हो। लेकिन आप जानते हैं मैं किराए पर रह रहा हूँ और किसी प्रकार का कोई व्यसन नहीं है। पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, कोई मैं व्यसन नहीं करता हूँ। दाल रोटी खाता हूँ। जो ठेकेदारी की, उस ठेकेदारी में मैं करता था तो कोई कमीशन नहीं चलता था। लेकिन कुछ वर्षों बाद एक अधिकारी ने हमसे कहा कि 5% रमेश तुम दिया करो हमें, हम तुम्हारे काम को कर दिया करें। तो 5% कमीशन चला। फिर कुछ वर्षों बाद एक अधिकारी ने कहा कि साहब 10 कर लो, जेई और एई और बाबू हो जाएगा। फिर 11% हुआ, फिर 20% हुआ। लेकिन जब 40% हुआ तो हमने कहा 40% तो कमीशन जाएगा, 10%, 20% मजदूर बेईमानी करेगा, 10-20% हम भी लेंगे, तो 80% चला गया। 20% काम में क्या होगा काम? हमने कहा कि अब हम ठेकेदारी नहीं करेंगे। राजीव गांधी ने भी कहा था कि जो 1 रुपया मैं भेजता हूँ वो पात्र तक 10 पैसा पहुँचता है, 90 पैसा 20 में बिचौलिए खा जाते हैं। मैंने कहा जो भारत के नवनिर्माण में जो पैसा खर्च हो रहा है, जो नहरों की सफाई में खर्च हो रहा है, किसानों का सीधा संबंध सिंचाई विभाग से है, इनकी टेल तक पानी पहुंच रहा है, इनकी गोलू में पानी पहुंच रहा है, इनकी सिंचाई हो रही है, और उस काम के लिए 80% तो लोग खा जाते हैं, जिसमें हम भी शामिल हैं। तो 20% काम क्या होगा? लोगों ने बहुत समझाया और ये कहा तुम बेवकूफ़ हो, तुम ज़्यादा सोचते हो। कोई नहीं सोचता। हमने कहा देखिए, हमारा कहना ये कि सवाल ये कि हम देश से क्या लेते हैं, सवाल ये नहीं है। सवाल ये हम देश को क्या दे रहे हैं। हम इस देश की एक इकाई हैं। अगर हमने एक कटते हुए पेड़ को रोक लिया तो हम समझें कि हमने 5 पेड़ लगा दिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और नहीं होता है तो जो नहीं करते हैं उनकी बिल्डिंग खड़ी हुई है, लेकिन उनका नाम है बेईमान। बेईमान। और फिल्म में भी एक बनाई मनोज कुमार ने, बेईमान फिल्म, उसमें एक गाना भी दिया था कि ना इज्जत की चिंता, ना फिक्र कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की। मैं इससे अलग चला, मुझे बड़े कष्ट हुए। हमारी पत्नी ने विरोध किया कि तुम्हारे भाषण और तुम्हारे ईमान धर्म को हम क्या करें, हम पर रहने को मकान नहीं, चलने को कार नहीं, पहनने को जेवर नहीं, खर्च करने को रुपया नहीं। तो मैंने कहा क्या ये कम है कि जिस नगर बेवर में तुम निवास करती हो यहाँ पर ब्राह्मणों का वर्चस्व है, आसपास के क्षेत्र में यादव और क्षत्रियों का, ठाकुरों का वर्चस्व है, और लोग मुझे बड़े सम्मान से देखते हैं। जिस घर में तुम घुस जाती हो वहाँ की बहुएं तुम्हें सिराने बैठाती हैं, खुद पातयाने बैठती। क्या ये चीज़ कम है? तो इसको हम क्या करें? कल को बच्चों की शादी करेंगे तो बच्चों की शादी हम कैसे करेंगे? हम पे पैसा नहीं है। और मैं इसको सूक्ष्म कर रहा हूँ शुक्ला जी, कि अभी जब बेटी की शादी की मैं 8 साल बहुत परेशान रहा जी। जहाँ जाऊँ पर्सनलिटी लोग देखें 50 लाख, कार लेके जाऊँ, बोले कार हमें कार मांगेगी और हम ही हम हैं। लेकिन 8 साल के निरंतर प्रयास के बाद हमने जाने कहाँ कहाँ लड़के देखे, मैनपुरी में एक ऐसा परिवार मिला जिसने हमसे बहुत स्पष्ट कहा कि अगर बेटी आपकी मुझे पसंद आ जाएगी तो पैसा बीच में कतई रोड़ा नहीं बनेगा। मैं ये गर्व के साथ कहता हूँ, मुझे ये लगा अगर इन्होंने भी पैसा मांगा तो हमारी इनकी चल जाएगी, अदालत तक मामला पहुँचेगा। लेकिन उन्होंने बेटी पसंद की और जिस तरीके से शादी हुई, मैं समझता हूँ भगवान का आशीर्वाद है। और उस परिवार को मैं
साधुवाद देता हूँ कि मेरे जैसे मामूली आदमी को उन्होंने अपनाया और मेरी बेटी की शादी हो गई। और शादी नहीं, खुशहाल है, बहुत मज़े में है, समधी हमारे अच्छे हैं, समधन अच्छी है, बेटा अच्छा है, उनका परिवार अच्छा है। ये ईमानदारी का पुरस्कार मिला मुझे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। एक बात और बता दीजिएगा कि लोग कहते हैं, लोग क्या जीवन में ऐसे कौन आए जहां आपकी कई शादियां हुई हैं, तो शादी के बारे में भी जरा थोड़ा सा बताइए, क्योंकि ये जो वीडियो है ना, ये आपके सब शुभचिंतक देखेंगे और नहीं पूछूंगा तो ये बेईमानी होगी। देखिए शुक्ला जी, अगर हमारी अनेक शादियों से आप हमारे पहले सुन लीजिए, अगर अनेक शादियों से आप हमारे चरित्र पर अगर आप सोच रहे हो, तो मैं आपसे बताऊं, पहली शादी हमारी हुई थी सन 70 में। तो वो शादी हुई थी हम गुलेरी वर्षन बिधोना से जी। हमारी पत्नी को पैरेलल टीबी थी, तो हमें पता लगा कि उनको खांसी वासी आती, हमने इलाज कराया। और उस ज़माने में मेडिकल कॉलेज कानपुर में डॉक्टर के सिक्का थे, उनका इलाज कराया। उन्होंने कहा कि इनकी हिस्ट्री चाहिए कि आखिर इनको ये बीमारी कैसे लगी जी। तो उस हिस्ट्री में ये आया कि इनको पैरेंटल टीबी है। पैरेंटल में किसको है, बाप को, माँ को, तो इनकी माँ को टीबी थी। उनको मैंने 20 साल झेला। 20 या 22 साल बाद जब हमारी पत्नी का देहावसान हुआ तो दूसरी शादी हमारी हुई भोपाल से। वो पत्नी हमारी लॉ ग्रेजुएट थी, MA LLB, और बैंक ऑफ इंडिया में PO थी। वो शादी हुई तो तय ये हुआ कि आप नौकरी छोड़ेंगी और बेवर रहेंगे। उन्होंने कहा नौकरी छोड़ देंगे, लेकिन शादी के 1 साल बीत गया तो उन्होंने कहा इतनी बढ़िया नौकरी क्या बार बार मिलेगी, आप भोपाल आ जाओ। तो हमने कहा मैडम, हम अपनी विदा करा के भोपाल तो आने से रहेंगे हम बेवर ही। लिहाजा 1-1.5 साल तक तो कोई बात नहीं, फिर उन्होंने मुकदमा डाल दिया। हमने 3 साल मुकदमा लड़ा और उनकी अपील जो उन्होंने डिवोर्स के लिए की थी, हमने उनको खारिज कर दिया। आज की तारीख में स्टिल नाउ शी इज माई वाइफ, वो मेरी पत्नी है और कम से कम 2 करोड़ रुपया उनके पास है बैंक बैलेंस, और मकान उनका है, TT नगर में प्लॉट है। उसके बाद ये तीसरी शादी हुई। ये पत्नी हमारी कानपुर की है और ये इत्तेफाक है कि एक लड़का हमारी बुआ जी के आता जाता था जी। तो उसे इसी चोरी के मामले में फंसा दिया गया। तो उसने कहा कि नेताजी से कह दो हमें छोड़ा दे। तो हमने कहा चोरी वोरी के मामले में सिफारिश करना ठीक नहीं है, लेकिन उस लड़के ने कहा कि हमने चोरी नहीं की। तो वहाँ राम का दरबार था, राम मंदिर था न्यायालय नगर। मैंने कहा 5 कदम भगवान राम के सामने चलो लोटा लेके और कसम खाओ तुमने चोरी नहीं की, हम तो छुड़वा देंगे। उसने कहा कि 5 कदम मैं चल रहा हूँ गंगा जल लेके, अगर हमने चोरी की हो तो हमारा सर्वनाश हो जाए, पूरा घर मर जाए। हमने कहा मुकदमा कहाँ, सीसामऊ कोर्ट में। संयोग था सीसामऊ कोर्ट में हमारे एक चाचा थे, मतलब हमारे दोस्त के चाचा थे, तो वो APO थे जिन्हें कहते हैं असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन अफसर। उनसे कह के मैंने छुड़वा दिया। तो उसमें हमारी बुआ जी से उसने कहा कि नेताजी की हम कोई मदद कर सकते हैं। तो उन्होंने हंस के कहा कि ये शादी करेंगे, तो उसने ये तीसरी शादी करा दी। इससे हमारे बच्चे, तो इस समय अभी दो हमारी भाभियां हैं। हाँ, एक से अभी हमें आपने मिलवाया नहीं है, वो भोपाल है। भोपाल है। और इससे 3 बच्चे हैं और अपनी ज़िंदगी की गाड़ी जैसे भी चल रही है। शुक्ला जी, मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ हमारा साफ़ सुथरा परिवार है और हम जो भी रूखा सूखा कमाते हैं, रूखा सूखा लाते हैं, हमारा परिवार कायदे से खाता है। मुझे कोई शिकायत नहीं। भगवान ने हमें वैश्य घर में जन्म दिया। हम 22 वर्ष सेठ हैं, हमको सेठ कोई नहीं बनाएगा। 22 वर्ष जन्म से सेठ हैं और इतनी लंबी चौड़ी पर्सनैलिटी दी है कि अगर मैं सामने खड़ा हो जाऊं तो जो देश के कर्णधार रहे हैं या उत्तर प्रदेश के कर्णधार हैं, वो हमारे कंधे से भी नीचे रहेंगे। ये कद हमारा उन्हें कभी नहीं मिलेगा और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनका पद मुझे नहीं मिलेगा, क्या कद उनको नहीं मिलेगा। ये गॉड गिफ्ट है। मित्रों, बड़ी बातें हमने आपको आज बड़े भाई रमेश गुप्त से सुनवाई, जो जनचर्चा में भी रहती हैं। उन बातों को भी मैंने आपको सुनवा दिया जो कहीं भ्रम न रहे। आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं और कुछ लोग अपना जीवन अपनी बखूबी अपने जमीर को लेके चलते रहते हैं। आज भी आप किराए के मकान पर रह रहे हैं। आपके 2 बच्चों का विवाह हो चुका है, एक बच्चा अभी इनके पास है, क्योंकि विवाह हो जाते हैं तो बच्चे चले जाते हैं। मित्रों, जिंदगी में पत्रकारिता करते हुए पूरा जीवन आपने पत्रकारिता में लगा दिया है। मैं चलते चलते एक प्रश्न और करूंगा आपसे, जो आजकल पत्रकारिता है और जो आपने पत्रकारिता की, दोनों में अंतर क्या है और क्या संदेश देना चाहेंगे जो पत्रकारिता कर रहे हैं?
की पत्रकारिता अपने मिशन से भटक गई है। आपको ध्यान होगा, शहीद मेले में एक कार्यक्रम हमने किया था, पत्रकार सम्मेलन। उसमें एक सब्जेक्ट दिया था पत्रकारिता विषय पे, कि कल की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता। इस पर तमाम टिप्पणियां हुई। टिप्पणी करने वाले वही थे जो कल की पत्रकारिता पर विश्वास न करते हुए आज की पत्रकारिता पर विश्वास करते थे। मैंने आपसे कहा कि बड़े उच्च अधिकारी, जिले के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, अनेकानेक न्यायाधीश, वो पत्रकारों का इसलिए सम्मान करते हैं कि वो ईमानदार हैं, और ईमानदार हैं इसीलिए उनका सम्मान करते हैं। लेकिन जब आप इस रास्ते में नहीं चलते हैं तो आपका नाम आप स्वयं रखते हैं कि आप क्या हैं। मैं चाहूँगा जो नई पीढ़ी है, आप पत्रकारिता करें, लेकिन जो पत्रकारिता के मूल सिद्धांत हैं उससे कतई न भटकें। किसी से भी द्वेष भावना से कार्य न करें। किसी को इसलिए समाचार उसका न लिखें कि उसने आपको ऑब्लाइज नहीं किया, उसने आपको उधार नहीं दिया या उसने आपसे पैसा लिया, बल्कि आप ऐसे मापदंड स्थापित करें जिससे आपका सम्मान हो। मैं चाहूँगा जो पत्रकार बंधु हमारी आवाज़ सुने, मेरा उनसे बहुत ही विनम्र अनुरोध है कि कृपया समाज सेवक बन के, समाज सुधारक बन के, समाज के सहयोगी बन के, और ये सोच कर ये पूरा समाज हमारा है, इनका दर्द हमारा है, इनकी दर्द को हम दूर करेंगे, इनकी आवाज़ हम पहुंचाएंगे। जिस प्रकार से हम माइक से बात करते हैं तो आवाज़ दूर तक जाती है, लेकिन जब बिना माइक के बात करते हैं तो आवाज़ बहुत पास में जाती है। तो आप एक माइक का काम करते हैं, और इस माइक से कृपया अच्छा बोलें, अच्छा करें, अच्छा सुनें, अच्छी बात करें। धन्यवाद। मित्रों, आज विभिन्न पहलुओं पर हमने बात की रमेश चंद्र गुप्ता जी से, और मूल विषय यही था कि पत्रकारिता के जो मूल्य हैं उनकी रक्षा कैसे की जाए। आज भटकते हुए पत्रकारों या जो नई पीढ़ी के पत्रकार हैं अपने रास्ते से बदल गए हैं, और एक समय ऐसा भी रहा है जहां पत्रकारों को बहुत सम्मान मिलता था, आज भी मिल रहा है, जो अपना ज़मीर लेकर जिंदा हैं। लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में शिखर के मापदंड स्थापित किए हुए हैं। और मैं बताऊंगा कि बहुत नामचीन पत्रकार के साथ काम किया है किसी और समय में। आज हम केवल इस संदेश के साथ कि अगर आप पत्रकारिता क्षेत्र में हैं तो आप सेवक बनकर काम कीजिएगा। आप धन के लिए यहाँ काम नहीं कर सकते। धन अगर आपको चाहिए तो कुछ और काम करिए, उसके साथ आप पत्रकारिता करें। तो ऐसी ही शख्सियत से फिर हम आपको मिलवाएंगे। आज लेते हैं विदा। राम राम।